साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ मैं आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर CTET का कुछ करा दीजिए। तो सबसे पहले उनको बताना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो ज़्यादातर UP TET और CTET के सिलेबस को जहन में रखकर ही बनाए गए हैं। बार बार उन्हीं पर वीडियो अपलोड करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि किसी भी पढ़ाई को अगर हम समझते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जब भी हम किसी से कोई इल्म सीखते हैं तो उसके बाद हम अपने जहन से उसमें इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो एक तरीक़ा के हिसाब से ही बनाए गए हैं। उनके ज़रिए आप बाकी सभी सवालात के जवाब दे सकते हैं। कुछ हमारे चैनल से जुड़े साथियों का 1-2 नंबर से UP TET रह गया है, तो वो लोग अब CTET में की तैयारी में लग जाएं और इंशाअल्लाह CTET में वो ज़रूर कामयाब होंगे। कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से UP TET में कम नंबर आए। बार बार मेरे कहने के बावजूद भी बहुत ही कम साथियों ने वीडियो जो उर्दू लिटरेचर के वीडियो बने हुए थे वो नहीं देखे। शायद अगर देखे होते तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में ही नंबर आ जाते। उम्मीद है कि हमारे साथी 28 से 29 नंबर लाने में कामयाब हुए। सिर्फ़ तरक्की पसंद तहरीक पर ही कई क्वेश्चन आ गए। अगर आपने वो देख लिया होता तो शायद आपके भी उतने अच्छे नंबर आ जाते। आज ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे आपको आज CTET पेडागोजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बाकी तो सिलेबस में सही सब दिया हुआ है, मैंने वीडियो भी बना दिए हैं, उनको आप रिवाइज़ कर लीजिए। आपके जो 15 सवालात इक़्तिबास और ग्रामर से आते हैं उनके वीडियो पहले अपलोड हैं। पेडागोजी में क्या पूछेंगे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो हम उनके पिछले भी कई तरीके वीडियो टीचिंग के डाल चुके हैं। आज मुझे लगा मुनासिब कि अगर तदरीस के तरीक़ों पर कुछ समझ लिया जाए तो सवाल के जवाब देने में मुश्किल नहीं होगी। तो आज हम तदरीस के तरीके, यानी कि जो ग्रामर है उसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, व्याकरण की बात करते हैं। कुछ साथी कह रहे हैं हिंदी में बात ना करो, लेकिन ज़्यादातर साथी UP से जुड़े हैं इसलिए मैं हिंदी में बताऊंगा। तदरीस यानी कि शिक्षण होता है और तरीका यानी कि विधि होती है, और जो कवायद है उसको हम ग्रामर कहते हैं यानी कि व्याकरण। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, किस तरीके से पढ़ाना है, तो उनको हम आज आपको बताएंगे कि कवायद की जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे, बात ज़्यादा हो रही कि समझाना है, लेकिन कुछ साथी वार वार वही कमेंट कर रहे हैं कि मुझे बातें पसंद नहीं आती। अब आप बताइए मैं किस तरीके से आपको समझाऊं। किताबें आपके पास हैं, सिर्फ समझाता मैं हूं। तो वो कवायद की मैं बात कर रहा था, तो कवायद में आप सिर्फ इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज वीडियो बता रहा हूँ, उसको आप एक बार जहन में ले लीजिएगा, क्योंकि सवाल वहाँ पर कैसे भी आ सकता है। मान लो ये पूछा गया, कोई सवाल पूछा कि इसमें कौन सा जो है तरीका है, तो आपको ये तो मालूम होगा कि कवायद की तदरीस के मुताबिक ये है, तो कुछ आसानी आपको होगी। तो शायद ही बहुत से साथियों को इसकी जानकारी नहीं होगी, उनके लिए बहुत ही वीडियो मुफीद होगा। तो आइए हम सीधे चलते हैं। उर्दू जो कवायद कि तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, पहले वो आप जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो बेहतर आमोजिश के लिहाज से जिस तरह ज़ुबान की दूसरी सनाफ़ की तदरीस के तरीके अपनाए जाते हैं, उसी तरह कवायद की तदरीस के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जाते हैं जो मंदरजा झेल हैं। यानी कि जैसे अगर कोई भी लिटरेचर जो विधियाँ हैं वो लिटरेचर विधि हैं, उनमें जो तरीके अपनाए जाते हैं, उसी तरीके से व्याकरण को समझने में भी कोई ना कोई शिक्षण विधि का यानी कि इस्तेमाल होता है। तो एक तो पहला तरीका हो गया तहलीली तरीका है, दूसरा इस्तक़राई या इस्तदलाली तरीका होता है जिसको अमली क़वायद कहते हैं, और तीसरा आपका इस्तख़राजी तरीका होता है, और चौथा आपका तमसीली तरीका होता है, और पाँचवा आपका निसाबी तरीका होता है, और छठा देखते हैं इस्तिलाही तरीका होता है। तो देखिए ये 6 तरीके आपको दे दिए, 1-2 तरीके और होते हैं।
वो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो इनको ही आप जहन में रखिएगा। तो इनसे पहले तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसको जब आप गौर से देखेंगे, इसको समझेंगे, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो तरीके दिए गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ग्रामर के लिए, यानी कि उर्दू ग्रामर के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनकी हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे और देखेंगे कि इनकी डिटेल में क्या है। तो आइए तमसील से इनको देखते हैं। तहलीली तरीका, जिसमें ये बात की जा रही है, इस तरीके में तदरीस के वक्त उसातिज़ा को चाहिए कवायद के मुख्तलिफ़ तारीफ़ात और इस्तिलाहात की तारीफ़ करने के बाद उसकी बहुत सारी मिसालें पेश करें। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए उसकी जो परिभाषाएं हैं उनको बताइएगा, और कुछ उदाहरण यानी कि एग्ज़ाम्पल जो मिसालें होती हैं वो आपको देना चाहिए। और वाज़ इस्तिलाहात में और मुरकबात को अलग अलग करके यानी तहलील करके तलबा को समझाने की कोशिश करें। मसलन वाहिद से जमा, साबिक़ा से लाहिका, तज़कीर से तानीस, मारूफ़ से मजहूल वगैरह अगर आप ये पढ़ा रहे हैं तो इनका जो है मश्क बहुत कराइएगा और किसी न किसी एग्ज़ाम्पल से इनको जोड़िएगा। तो ये तहलीली तरीका है जिसमें आपको क्या पॉइंट निकल के आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें पेश कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके में इस्तिलाह के मफ़हूम तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ़ मिसालें दी जाएँ और उनका तज्ज़िया किया जाए। इस तरह तलबा इस्तिलाह की अतलाक तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ताहम तदरीस के बाद मश्क की बहुत ज़रूरत होती है। तो तहलीली तरीके में क्या होता है कि आपको उदाहरणों के द्वारा समझाना। तो आप समझ लीजिए, अगर आपके पास हिंदी है तो उदाहरण के द्वारा कौन सी विधि समझाई जाती है, तो इसमें कौन सी विधि होगी। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहें तो ये आगमन विधि हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा? आगमन विधि, क्योंकि यहाँ पर अभ्यास और उदाहरण की बात की गई है, और उदाहरण की विधि जो है वो आगमन विधि होती है, और नियम से जब चलेंगे तो वो क्या हो जाएगी? निगमन विधि। आपका मैं हिंदी का भी पोर्शन बताता चलूँगा, वो साथी को दिक्कत हो रही है तो वो गौर ना करें। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। तो ये विधि जो है वो आगमन की तरह ही विधि होती। तो आप ध्यान रखिएगा, आगमन विधि जो है वो उसको तहलीली विधि की तरह होती। तो ये आपके जहन में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रहेगा कवायद को तहलीली तरीका कौन सा होता है। दूसरा देखते हैं इस्तक़राई या इस्तदलाली तरीका, यानी गैमली करीब। इसकी देखते हैं क्या है। इस तरीके में कवायद के उसूलों, तारीफ़ों, इस्तिलाहात को रटने पर ज़ोर नहीं दिया जाता, बल्कि ज़ुबान की फ़साहत और बलागत पर मिसाली या नमूने की तदरीस के ज़रिए ज़ुबान को सही इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। तलबा इसमें ज़ुबान में मुश्तमिल उसूलों व कायदे अपनी लिसानी इस्तात, इल्मी इस्तात से ख़ुद तलाश करते हैं और उनका इस्तेमाल तहरीर और तकरीर में करते हैं। इसलिए कहा गया कि इस्तक़राई या अमली कवायद पहलू है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि जब इस्तक़राई तरीके की बात करते हैं तो इसमें कोई भी नियम है, ये तो पहले एनसीएफ में बताया गया है कि आप उसको रटेंगे नहीं, क्योंकि रटने से बच्चे के दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। तो इसके तरीका सबसे अच्छा, जिस चीज़ को हम पढ़ें उसको समझकर ही पढ़ना चाहिए। इसके लिए आपके अधिकार जो अधिनियम बना है उसमें भी बताया गया है कि आप किसी बच्चे को नियम रटाएं ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने रटने पर नहीं जोर दिया। इसलिए अमली या इस्तक़राई तरीका तलबे को नफ्सियाती और तालीमी नफ्सियात के ऐन मुताबिक हैं। तलबा मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए उसूल और क़वायद की जाँच करके उनका इत्तलाक़ अपने तर्ज़ तहरीर पर करते हैं। यानी कि तलबा क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ तजुर्बों को देख कर, उनको समझ कर, उनके ऊपर नियमों को लगा कर, उनकी जांच करके ही उस पर अपनी जो है वो लिखते हैं, अपने समझते हैं। इस तरीक़ों को भी सभी सतह के तलबा बखुशी जोश खरोश के साथ अपनाते हैं। मतलब ये जो तरीका है वो तलबा बहुत ही अच्छी तरीके से और रुचिपूर्वक यानी मन से सीखते हैं। इससे अमली फ़ायदा उठाते हैं। मसलन मालूम से नामालूम की तरफ तलबा का जहन तरक्की करता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया मालूम से नामालूम। तो सबसे पहले मालूम माने ज्ञात और नामालूम माने अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात की उस सूत्र कौन किसने दिया था? तो ज्ञात से अज्ञात की उस सूत्र क्या आए थे? आगमन विधि। याद आ रहा है? अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया होगा और आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मालूम से नामालूम की तरफ कौन सा, अब उसमें मान लो आपके सीटेट में आ जाता है मालूम से नामालूम की तरफ तरीका कौन सा होता है, तो आप सीधे सीधे कह दीजिएगा इस्तक़राई तरीका होता है, जो ग्रामर से भी है।
ذہن ترقی کرتا ہے۔ مقرون سے مجرد کی طرف جو تدریسی اصول کے مطابق ہیں، طلبہ کو اپنے ذہنوں پر زیادہ زور نہیں دینا پڑتا اور رٹنے کی مشکل نہیں اٹھانی پڑتی۔ اس ترکیب سے جب گیات سے اگیات کی اور جاتے ہیں تو اس میں طلبہ کو جو ہے وہ اپنے ذہن کے اوپر یعنی چھاتر کو اپنے دماغ پر زیادہ زور نہیں دینا پڑتا ہے اور نہ ہی اس کو رٹنا پڑتا، وہ آسانی سے سیکھ جاتا ہے۔ اس میں قواعد کے مختلف اصولوں کو مختلف تعلیمی سرگرمیوں کے ذریعے آور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طریقہ تدریس مربوط و منظم رہتا ہے۔ طلبہ صرف انہی اصول اصطلاحات کے پڑھتے ہیں جن کی ضرورت ان کو درسیات میں ہو۔ عملی قواعد اور استقرائی طریقہ میں طلبہ کی حقیقی لسانی ضرورتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، قواعد کی علمی یا منطقی ترتیب کو نہیں۔ تو اس میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں جو ہے کسی بھی چیز کو ہم تعریفوں کے ذریعے رٹاتے نہیں ہیں جب بلکہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ کسی چیز کو ہم دکھا کر ہی اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب جو چیز بچوں کو معلوم ہوتی ہے اس کے بعد ہی اس کو یعنی کہ نئی پورو جانکاری سے نئی جانکاری کو جوڑتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگلا آتا ہے استخراجی طریقہ۔ استخراجی طریقہ اصل میں تدریس قواعد کا بنیادی اور سب سے پرانا طریقہ ہے۔ تو یہ یاد دھیان رکھیے گا، اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ سب سے پرانا اردو قواعد یعنی تدریس قواعد کا طریقہ کون سا ہے تو کون سا بتائیں گے آپ؟ استخراجی طریقہ۔ یہ کا پوائنٹ نوٹ کر لیجیے کہ کچھ بھی سب سے پرانا طریقہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کے قواعد کے اصولوں اور اصطلاحات کو زبانی یاد کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر ابھی آپ بالکل پڑھ کر ہی سمجھ لیجیے سی ٹیٹ کا ایگزام دینے جا رہے ہیں تو آپ کا ریویژن بھی اس ویڈیو سے بہت اچھا ہوگا۔ اس میں کیا دکھا ہے؟ اس طریقے میں قواعد کے اصول کہتے ہیں نیموں کو زبانی یاد کرنے پر زور دیا جاتا ہے، اس لیے اسے روایتی طریقہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی روانی کے طور پر یاد کرنا۔ یہ طریقہ کو طلبیات کے نفسیات کے برعکس ہے، یعنی کہ جس میں نیموں اور کو رٹنے پر زور دیا جاتا ہے، یاد کرنے پر زور دیا جاتا ہے، تو وہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ نگمن بدھی۔ یاد آیا؟ نگمن بدھی ہوتی ہے۔ یہ جدید اصول تعلیم بھی اسی کے نفی کرتا، اس میں رٹنے پر زیادہ اور عمل کرنے پر کم زور دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلبہ قواعد سے گھبراتے ہیں۔ دیکھیے اگر آ جاتا ہے کہ بچے کس چیز سے گھبراتے ہیں، طلبہ کس وجہ سے گھبراتے ہیں، تو آپ لکھ دیں گے کہ استخراجی طریقہ ہونے کا ہی بچے اردو قواعد سے گھبراتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے۔ کس طریقے سے میں دلچسپی بچے نہیں رکھتے تو کس میں رکھتے ہیں؟ استخراجی طریقے کے دوارا۔ اس طریقہ مقصد ہوتا ہے کہ پہلے طلبہ قواعد کی قوانین و اصطلاحات یاد کرے، پھر ان کو بنیادی اپنی تحریر و تقریر قائم کرے۔ استخراجی طریقہ تدریس میں قواعد کی ایک منطقی ترتیب مقرر کی گئی ہے جس کی پابندی طلبہ پر لازم ہے۔ مطلب آپ کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے وہ نیموں کو ہی رکھ کر ہی پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طلبہ قواعد کے اصولوں کو بترتیب ایک مربوط شکل میں یاد کر کے ذہن نشیں کر لیتا ہے۔ اس طریقے میں اگر قواعد کی بنیادی باتوں سے ترتیب وار بات شروع کی جائے تو طلبہ کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثلا قواعد کے مختلف اصولوں کو مربوط اور بتدریج ایک کانسیپٹ میپ کے ذریعے طلبہ کو ذہن نشیں کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، استخراجی طریقہ جو ہے اس میں رٹنے پر زور دیا جاتا ہے، نیموں کو یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کو ہندی میں کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ نگمن بدھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اردو سے ہندی کو جوڑیں گے تو آپ کو اگر ہندی کا کوئی کوشچن نہیں آ رہا تو آپ کو اردو کے ذریعے آ جائے گا، اگر آپ کو اردو کا کوئی کوشچن نہیں آ رہا تو آپ کو ہندی کے ذریعے آ جائے گا۔ اس لیے میں بہتر بتانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے اس چینل سے کافی جو ہے غیر راجیہ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہنداواسی راجیہ، تو ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ اپنی لینگویج میں ہی سمجھیں، کچھ باتوں کو اگنور کر دیں۔ تو یہ ہمارے آپ کے جو طریقے تھے قواعد کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، تو ان کو ایک بار پھر سے دھیان رکھیں۔ تحلیلی طریقہ، استقرائی طریقہ، استخراجی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، تمثیلی طریقہ، نصابی اور اصطلاحی، ان کو رہ گیا۔ اس میں اصطلاحی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی دیکھیں کوشش کے بتا دیں گے۔ تو جو بھی امپورٹنٹ ہوگا وہی آپ کو بتاؤں گا کہ وقت میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 1-2 ویڈیو میں ہی اپلوڈ کر پاؤں گا، زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مہربانی کر کے آپ ہمارے پرانے ویڈیو دیکھیے گا اور اسی کے ذریعے آپ اپنا مشق کریے گا اور اسی کے ذریعے آپ ایگزام دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔
کافی لوگوں کو اس چینل سے فائدہ ہوا، اور جو بھی ساتھی ہمارے اس چینل سے جڑ کر ٹیٹ کے ایگزام میں کامیاب ہوئے ہیں ان کو بہت بہت مبارک۔ اللہ ان کو آگے بھی کامیاب کرے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔